इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने 100 विधायक लाकर उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाए की बात कही थी, बीजेपी ने उस पर तीखा पलटवार किया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे विपक्ष की हताशा, निराशा और राजनीतिक दिवालियापन का प्रतीक बताया है। पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरते जनाधार और कमजोर संगठन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन, संगठन को मजबूत करने का नेतृत्व है, जबकि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद, अंतर्कलह हावी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार को जन सेवा के लिए चुना है और सरकार विकास, सुशासन, मजबूत कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जनहित के मुद्दे को खत्म हो जाने के कारण वो गैर जिम्मेदाराना बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बयान पर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल सियासी वार पलटवार के बीच प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव के बयान पर पंकज चौधरी का पलटवार। के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रमुख है, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है? ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के काम करती है, और इसी के नाते उत्तर प्रदेश में जो उनका जंगल राज था, उस जंगल राज को तिलांजलि देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अभी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पुनः उनको उत्तर प्रदेश की जनता जो जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब देगी। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए प्रिंस तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, अखिलेश यादव के 100 विधायक वाले बयान के बाद अब पंकज चौधरी ने भी पलटवार कर दिया है। इस वार पलटवार को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है, और उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए तो इस बयान से क्या कुछ असर पड़ सकता है? कि कल लखनऊ से अचानक से गोरखपुर पहुंचे हैं पंकज चौधरी, जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, और अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव यानी परसों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वहां पे बकायदे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ का जब यह एक स्लोगन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये शब्दों का जाहिर करते हैं, उसके बाद जो है सियासत जो है बहुत काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कल गोरखपुर पहुंचते हैं और रात्रि करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उनके शब्दों पर पूरे बकायदे पलटवार करते हैं और कहते हैं उनकी मानसिकता अब इसी में रह गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने बल पर सरकार या सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के ऊट पटांग की बयानबाजी दे रहे हैं, जो कि ये बयानबाजी केवल बयानबाजी के में शब्दों में तब्दील करके रह जाएगा। बाकी उनके बयानों को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने बकायदे लगातार पलटवार किया है, हमला किया है, और उनके बयानों को लेकर के लगातार बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो कभी भी सरकार और सत्ता में दोबारा अब वापसी नहीं करेंगे। शायद यही कारण है कि ऊटपटांग के बयानबाजी वो लगातार दे रहे हैं। जी प्रिंस, अगर बात की जाए ये 100 विधायक वाला जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था, ये किस संदर्भ में दिया गया था?
देखिए, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान गोरखपुर का लगातार वो मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि गोरखपुर में पूर्व में कई ऐसी महिलाएं थी जो कि आंख के मोतियाबिंद का इलाज करवा रही थी। इलाज के दौरान जो है उनका जो है नेत्रहीन हो जाती है, आंखों में कई लोगों के इन्फेक्शन हो जाते हैं। एक ये मुद्दा रहा। इसके पूर्व में एक कन्हैया कनौजिया की जो है वो नाले में गिर जाने के बाद मौत हो जाती, उसको लेकर के तो तमाम अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से मान के चलिए कि गोरखपुर के ही सभी मुद्दों को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान गोरखपुर के जितने भी आला अधिकारी हैं वर्तमान में बिल्कुल प्रिंस, इस बयानबाजी के बाद जो है अखिलेश यादव तंग कसने के बाद जो है कल रात्रि में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनके बयानों को जो है बाकायदे खारिज बताते हैं और बाकायदे बताते हैं कि गोरखपुर में जिस तरीके से मान लीजिए जो भी दुर्घटनाएं घटी है या वो जांच का विषय है, जांच जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। इटावा से एक सनसनी खबर सामने आ रही है, जहां मनीष हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार यह हत्या प्रेम प्रसंग और रंजिश के चलते की गई थी। घटना 19 से 20 फरवरी की रात में हुई थी और थाना एकदिल क्षेत्र के डीएफसी रेलवे ट्रैक पर यह पूरी घटना जो है वो हुई थी, जहां एक अज्ञात शव मिला था। आपको बता दें, बाद में मृतक की पहचान मनीष यादव निवासी नगला बंधा का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी ओम शरण उर्फ बिपिन यादव को मानिक भीकन मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, सोनालिका ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोबाइल फोन जो है बरामद किए गए। इससे पहले सह अभियुक्त दीपक को भी इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो मनीष हत्याकांड में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। इस मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इटावा का यह पूरा मामला था। 19 और 20 फरवरी को यह हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद से मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस मामले में एक सह अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और वहीं आज इस मामले में एक और आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से संबंधित था, जिसमें मनीष की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस कार्रवाई में जुटी हुई थी और आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में एक और आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हत्याकांड मामले में एक और आरोपी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष हत्याकांड का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, 19 और 20 को एक शव मिला था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इसकी जांच पड़ताल में जुट गई और इस मामले में एक सह अभियुक्त के साथ ही आज एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मनीष हत्याकांड में ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए वंदना यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, मनीष हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी है और कैसे इसे गिरफ्तार किया गया? जी, मैं आपको बता दूं कि थाना क्षेत्र के नगला बधा निवासी एक छात्र जो कि यूपीएससी का छात्र जो कि इटावा कोचिंग के लिए निकला था कि तभी वह कोचिंग नहीं पहुंचा और घर भी नहीं पहुंचा। इसी दौरान परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद 20 तारीख को उसका शव एकदिल रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है, जिसका शव पुलिस ने बरामद कर जांच शुरू की थी। उसने जांच में सामने निकल कर आया कि जो छात्र है उसकी प्रेमिका थी, जो कि अभी सिपाही की ट्रेनिंग कर रही है रामपुर में। उसके भाई जवान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसकी हत्या की थी। इसमें पुलिस ने करीब 2 दिन पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, कि उसके प्रेमिका का भाई था, उसका दोस्त, और कल में एक आरोपी को भी अन्य को गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल वंदना, इस आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी है? कहाँ का रहने वाला है और ये क्यों संलिप्त था इस हत्याकांड में? ये तीनों ही आरोपी जनपद इटावा के ही रहने वाले थे। उसमें एक भी जो उसका दोस्त था जिसकी कार थी वह यहाँ से थाना क्षेत्र के गांव पड़ता है नंगला भीकन रहने वाला था। वहीं पर जो उसकी प्रेमिका और उसका जो भाई था वो भी भरतना कोतवाली थाना क्षेत्र ही गांव पड़ता है, उसी के रहने वाले थे। उसके भाई को अपनी बहन और ये जो मृतक है मनीष यादव
जिसके चलते उसने अपनी बहन के प्रेमी की हत्या कर दी। जी बिल्कुल वंदना, अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, सभी जारी है। पुलिस का कहना है कि टीम गठित कर दी गई है, जो सीएसपी भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रलोभन और धमकी देकर साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सहारनपुर में एक परिवार उनके खिलाफ आरोप लगाने के बदले धन का लालच दिया। शंकराचार्य के अनुसार बच्चियों के विवाह के नाम पर झूठे आरोप लगाने का दबाव बनाया गया और इनकार करने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि गौ माता की आवाज दबाने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है। कथित सीडी मामले में उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई सीडी है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। भ्रम फैलाया जा रहा है। पुलिस के आने की सूचना पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। साथ ही अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने निशाना साधा। कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा नीचे कर ऊपर आईडी आप रखे हुए हैं, थोड़ा सा नीचे करें। सन्यासी हो चुके हैं हम लोग, परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो हमने कहा ठीक है, कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते, तुम्हें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे। फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। बोले कह रहे है आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। तो अच्छा आपके बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा, ऐसा कोई? तो उन्होंने बात कराई। हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है, चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायबरेली से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां हत्या के आरोप में 5 युवकों को बिना निष्पक्ष जांच के जेल भेजे जाने का आरोप लगा है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान अनीता शुक्ला ने पुलिस पर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्वार्थी नेताओं के दबाव में निर्दोष युवकों को फंसाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती तो वो प्रधान पद से इस्तीफा दे देंगे। परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक अशोक कोरी से न्याय की गुहार लगाई है। पंचायत भवन ममूनी के पास भीड़ ने विधायक और अधिकारियों का काफिला भी रोक लिया। विधायक ने मोहित हत्याकांड की जांच सीबीआईडी से कराने का आश्वासन दिया है और कहा है कि किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा। आज ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे ग्राम सभा में एक दुर्घटना घटी थी जिसमें जो है बॉडी उसकी जगतपुर में मिली थी। उसमें 5 लोगों को हमारे गांव के जो है नामजद किया गया था, जिसमें
हम ये चाहते हैं कि पीड़ित पक्ष को सारे लाभ मिले सरकार के। हमारे द्वारा जो हो सके बताया जाए, हम भी उनको लाभ देंगे। लेकिन जो 5 आदमी जेल गए हैं, ये कहीं न कहीं से हमको लगता है कि ये निर्दोष है। इसकी एक ही केवल सूरत बचती है कि CBCID जांच हो जाए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां बेटा और बहू पर अपने ही मां और बाप यानी वृद्ध दंपति को गंभीर रूप से पीट कर घायल करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, आरोप सुशीला और पिता रमाशंकर ने आरोप लगाए हैं। प्रार्थना पत्र के अनुसार मामला इस प्रकार: दिन रोज की लड़ाईबाजी से तंग आकर सुबह लगभग 11 बजे वृद्ध दंपति ने 112 को कॉल कर पुलिस को बुलाया और उसी दौरान आरोपी मनोज और उसकी पत्नी किरण वहां से भाग निकले। पुलिस के जाने के बाद वृद्ध दंपति के साथ मारपीट कर बेहद गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया, जिनको पुलिस द्वारा इलाज कर आगे की कार्रवाई की बात सामने आ रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। ग्रेटर नोएडा से बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां मंदिर के पास बने तालाब से एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि बच्चा 5 दिन पहले लापता हुआ था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी थी। लगातार खोजबीन के बाद आज मंदिर के पास स्थित तालाब में बच्चे का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकलवा लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की मौत तालाब में गिरने से हुई है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं में मामले की जांच कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नोएडा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर एक और परिवार पर भारी पड़ गया। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 49 क्षेत्र में एक तेज रफ्तार थार की टक्कर से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद प्रयाग हॉस्पिटल के बाहर परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि थार चालक को थाने में बिठाकर चाय पिलाई जा रही है। महिला का यह भी आरोप है कि एक पुलिसकर्मी, जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है, ने रिश्वत ली है। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उन्नाव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने होली और रमजान को ध्यान में रखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पर्वों को देखते हुए टीम ने अलग अलग प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। जांच के दौरान कई नमूने अमानक पाए गए और जिस पर विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। कुल 71 किलो मिलावटी खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट कर दी गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20,320 रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई सहायक आयुक्त प्रियंका सिंह के नेतृत्व में किया गया। संबंधित व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नोटिस जारी कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, विभाग ने चेतावनी दी है कि मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। आपको बता दें, खुले नाले ने एक और जिंदगी निगल ली है। देर रात मंदिर दर्शन के लिए निकले किराना व्यापारी शंकर लाल गर्ग की स्कूटी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने खुले नाले में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाल ही में जिला प्रशासन की ओर से सड़क किनारे मौजूद ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। खुले नाले और असुरक्षित सड़कें अभी भी लोग की जान ले रही है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां चौक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस चौक ने धोखाधड़ी और ठगी के आरोपी माजिन खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक पीड़ित महिला ने माजिन खान पर धोखाधड़ी और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ लखनऊ के विभिन्न थानों में पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से उनकी तलाश की जा रही थी और अब उसे गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई को चौक पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। रायबरेली से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जिसमें जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा फिर दिखाई दिया। आपको बता दें, प्राइवेट स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा अनुष्का को फीस न जमा होने के कारण परीक्षा देने से रोका गया था। छात्रा के पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण अब इस दुनिया में नहीं है और पारिवारिक हालात ठीक न होने के कारण फीस जमा नहीं हो सकी। इस संकट में हर्षिता माथुर जिलाधिकारी रायबरेली ने हस्तक्षेप किया और असहाय छात्रा की फीस का जिम्मा उठाया। जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम चंद्र प्रकाश को निर्देश दिए कि छात्रा की फीस जमा कराकर उसे परीक्षा देने का अवसर दिया जाए। छात्रा अनुष्का ने कहा कि इस मदद के बिना मैं परीक्षा नहीं दे पाती। स्थानीय लोगों ने डीएम के इस कदम की खूब सराहना की है। वो बच्ची एप्लीकेशन के माध्यम से तहसील ने मुझसे संपर्क की और संपर्क करने के बाद बच्ची का नाम अनुष्का है, उनके पिता स्वर्गीय राजेश कुमार है। मुझे बताया गया कि वो कैंसर पीड़ित थे, उनका देहांत हो गया। तो बच्ची निमिषा कानून स्कूल में पढ़ती है और उसका कहना था कि फीस जमा न करने की वजह से उसको परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा है। तो बच्ची के एप्लीकेशन के क्रम में मैंने तत्काल स्कूल प्रबंधन से बात किया और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इनको परीक्षा से न रोकें, जो फीस की कार्रवाई है वो बाद में हम लोग कोशिश करके करा लेंगे। इसमें जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश मिला है कि बच्चे की फीस जिला प्रशासन जमा करेगा और आज ही एक संगठन द्वारा जिला अग्रहरी सेवा समाज के द्वारा ये बताया गया है मुझे तहसील में आकर कि 6 महीने की फीस उनके द्वारा जमा किया जाएगा। शेष जो फीस रहेगी जिला प्रशासन अपनी ओर से प्रयास करके जमा कराएगा ताकि बच्ची परीक्षा से वंचित न होने पाए। साथ ही जो विद्यालय प्रबंधन से बात करने पर यह पता चला कि बच्चे को फीस की समस्या कक्षा 9वीं से ही आ रही थी। कक्षा 9वीं की फीस पूरा माफ़ किया विद्यालय ने। कक्षा 10वीं की 33,900 फीस अभी भी बकाया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, शाहगंज के दादर बाईपास पर 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उन्नाव से है, जहां थाना सफीपुर क्षेत्र में देवगौ गांव में एक बेटी के जन्मदिन समारोह के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार अमित कुमार की शादी वर्ष 2017 में ज्योति रावत से हुई थी। वर्ष 2018 में ज्योति रावत को शिक्षक पद पर सरकारी नौकरी मिली थी। 22 फरवरी को पत्नी ने बेटी के 7वें जन्मदिन पर अमित को ससुराल देवगर मऊ बुलाया था। आरोप है कि समारोह के दौरान वीडियो बनाने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने मिलकर अमित कुमार के साथ मारपीट की। घायल ने थाना सफीपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वालों ने जो है हमको जो है बेरहमी से जानलेवा हमला किया है हमारे पास। क्या वजह रही है? हमको जो है हमारी पत्नी ने जो है बुलाया था, बिटिया का बर्थडे था, वहाँ सबकी साजिश थी। कामता, प्रेम बाबू, दीपक और ज्योति रावत और उनके अन्य घर के सदस्य थे। देवघर मऊ की घटना है। हमारी पत्नी जो है प्राइमरी टीचर है और जो है वो हमको बार बार जो है टार्चर करती रहती है और जो है अब की बार हमको बर्थडे में बुलाया था कि जो है आइए कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम होने के बाद में हमारे साले वही दीपक जो है उन्होंने जो है हमारा मोबाइल तोड़ा। वीडियोग्राफी हो रही थी, तभी जो है मोबाइल तोड़ा गया। वहाँ हमने पूछा मोबाइल क्यों तोड़ा,
काला ले तुम साले मादर जोत यही करने आते हो, यहाँ वीडियोग्राफी करने आते हो? गाली नहीं देनी। हाँ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।